हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शाम वाले वीडियो में डेली हम लोग 30 क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन जो 2700 प्लस क्वेश्चन है उसी का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। जिसमें कि आरआरबी ग्रुप डी, जेई, फिर उसके बाद से आपका एनटीपीसी स्टेज 2 जो है, एनटीपीसी का स्टेज 2 का जो, और उसके बाद आरपीएफ एसआई का भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। तो हम लोग अभी आपका जो जेई वाला है उसको कर चुके हैं। अब आरआरबी एएलपी स्टेज 2 का देख रहे हैं। एएलपी टेक्नीशियन स्टेज 2 का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2240 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे, ठीक। 2240 के बाद हमें शुरू करना है। तो उम्मीद करते हैं आप पीछे का भी क्वेश्चन सब देख रहे होंगे। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक। जितने भी पीछे के वीडियो हैं सभी का लगभग 90 वीडियो हो चुका है अभी तक, ठीक। 30 क्वेश्चन हम लोग पर डे करते हैं, तो उसमें जितने भी वीडियो हैं सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाला तो प्लेलिस्ट में जाकर आरआरबी प्लेटफॉर्म 2700 प्लस क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर नए होंगे तो आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा, ठीक, जो भी जाएगा। और दोस्तों में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी हम लोग के चैनल का व्यूअर बढ़े, ठीक। और भी हम लोग वीडियो आपका नए वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड करें, ठीक। तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। 41 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा समझने वाली बात है। कह रहा है कि यदि किसी पार्श्व भाग का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर है तो घन की बाजू निकालना है, यानी भुजा निकालना है। थोड़ा सा घन के बारे में हमें समझ लेना है। देखिए यहाँ पे पार्श्व मतलब होता है टेढ़ा वाला क्षेत्रफल, जो वक्र भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। जैसे ये एक घन है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझिए इस बात को। ये घन है ना, घन, तो इसमें 6 सतह होता है। टोटल कितने सतह होते हैं? 6 सतह। ये जो ऊपर वाला सतह है ना, देखिए ये ऊपर है, एक नीचे है, और 4 जो है साइड में ऐसे वाले सतह होते हैं। 4 सतह होते हैं। तो अगर घन की वक्र सतह की बात करें ना तो केवल ये जो साइड वाला 4 सतह है उसी को लेंगे हम। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो घन का क्या होता है? 6L² होता है। 6 को सतह होता है, सब वर्गाकार सतह होता है। देखिए सब वर्गाकार सतह हो गया। तो अगर मान लेते हैं इसका भुजा L है तो एक सतह का क्षेत्रफल L² हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 6 सतह होता है, इसीलिए हम लोग 6L² कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वक्र सतह की बात करें, अगर हमें कह दें कि वक्र सतह, तो वक्र सतह का क्षेत्रफल जब भी कहा जाए कि वक्र सतह का एरिया क्या होगा, तो यहाँ से आपका केवल 4 ही सतह लेना होगा। तो जब 6 गो सतह है, 6L², तो 4 गो सतह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4L² हो गया। ये बात आप समझे कि नहीं? ये अगर समझ गए होंगे तब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जो होता है वर्गाकार सतह होता है, और घन में जो है 6 सतह होता है। तो जब एक सतह का एरिया 6L² होता है, तो 6 का अगर निकालना होगा संपूर्ण सतह तो 6L² होता है। लेकिन केवल वक्र सतह निकालना है तो ऊपर वाला नीचे वाला छूट जाएगा, यानी कितना बचा आपका? 4 सतह हुआ, तो 4L²। और इसका एरिया जो हमें यहाँ से दिया हुआ है ना, 324 दिया हुआ है। ये 4L² का वैल्यू 324 है, तो यहाँ से हम इसको कटा देते हैं। 4 से कटा देंगे तो 4 8 32, 4 एकम 4, यानी L² का वैल्यू अगर 81 हो गया तो यहाँ से L जो निकल जाएगा हम लोग का 9 निकल जाएगा। और यही पूछा हुआ था कि इसकी भुजा कितनी है, तो जो L है, बाजू है इसकी, 9 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का भुजा हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी हो जाएगा। तो बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े, ठीक। बहुत आसानी से आप समझ लीजिए सब कुछ। ये वर्गाकार सतह होता है सभी, तो 6 सतह होगा तो 6L², और 4 वक्र सतह होता है तो 4L²। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 42 तो हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 क्या कह रहा है। यहाँ बोला है ना कि एक 738A6A, अगर ये 11 से विभाजित है, ठीक। पहले तो ये बोला है कि 11 से विभाजित है, उसके बाद से एक 3 अंकों की संख्या और है, ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। एक 3 अंक की संख्या है 68X, और ये 9 से विभाजित है, और ये 11 से विभाजित है, ठीक। तो हमें बोला है यहाँ से ना कि a + x का वैल्यू निकालना है, यानी कि a यहाँ है और x यहाँ है, तो दोनों से a और x का वैल्यू निकाल कर हमें जोड़ देना है। यही बात हमें करना है। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल आपको बताए थे कि अल्टरनेट अंक को हम जोड़ देंगे। अल्टरनेट अंक को जोड़िए, 8 7 15 और 6 कितना हो जा रहा है? 21 हो जा रहा है। ऊपर वाला अल्टरनेट जोड़ते हैं तो 3 + a यानी कि कितना हो जाएगा? 2a + 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अब क्या निकलेगा ना कि 21 - 21 बराबर 2a + 3 हो जाएगा।
ये दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ से बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों का अंतर या तो 11 होना चाहिए नहीं तो 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ से दोनों का अंतर अगर 0 भी करेंगे तब भी बात यही होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तब देखिए तो यहाँ a का वैल्यू क्या रखें हम, इधर आएगा तो 18 हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर 18 हो गया, तो a का वैल्यू यहाँ से 9 निकल गया। ठीक, ये जब बराबर होगा तभी ना अंतर 0 होगा, तो दोनों को हम बराबर कर लिए कि अल्टरनेट अंकों का योगफल ये 21 आ रहा है, ये 2a + 3 आ रहा है, तो दोनों को बराबर किया, तो a का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ से 9 निकल गया। अब यहाँ से अगर ये 9 से डिविजिबल है तो इसके अंकों का सम जो है 9 से कटना चाहिए, 9 से विभाज्य का रूल ये कहता है। 11 वाला कहता है कि अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ 0 करके निकाले, a का वैल्यू क्या आ गया, 9 हो गया। और x का वैल्यू निकालने के लिए सबका सम जो है 9 से कटना चाहिए, तो ये कितना आ जा रहा है, 8 × 14 + x। तो यहाँ अगर सम 9 आना है तो x का वैल्यू क्या लेना होगा, तो क्या लेना होगा, 4 लेना होगा, तभी ना 14 + 4 मिलकर 18 हो जाएगा, जो क्या होगा, 9 का गुणज होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 4 निकल गया, a का वैल्यू 9 निकला है। तो हमें पूछा है ना कि a + x क्या होगा, तो 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 × 4 = 13 जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, 9 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे कि नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए ये 11 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है ना कि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 होगा या 11 का गुणज होगा। तो हमने 0 करके निकाला तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और इस सब का सम जो है 9 से कटना चाहिए, तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो अब हमें बोला है ना कि a + x निकालना है, तो 9 × 4 = 13 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 43 बोला है कि एक विद्युत पोल 10 मीटर ऊंचा है। देखिए ये 10 मीटर ऊंचा है और कह रहा है कि इसकी परछाई की लंबाई 10√3 है। देखिए ये हो गया परछाई, ये 10 मीटर हो गया और ये 10√3 मीटर हो गया। ठीक, तो हमें बोला है ना कि ये थीटा जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है। बहुत सिंपल है, जब भी इसका ये √3 गुना होता है ना, √3 जब ये √3 गुना हो जाता है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। जब ये 1/√3 गुना होता है ना तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, और नहीं तो tan भी लगा के बना सकते हैं। यहाँ से अगर करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/b हो जाता है। तो 10/10√3 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, यानी अगर tan थीटा का मान 1/√3 आ जा रहा है तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हम लोग का, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है 43 हो गया, 44 कोई निश्चित राशि पर प्रति वर्ष 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। तो समान अवधि के लिए समान दर से समान राशि पर साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखिए 10% रेट है और 2 वर्ष का हमें बात किया हुआ है कि 2 वर्ष का हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ से 2 बात बताते हैं आपको। ये पहले CI की बात करते हैं कि इसका CI कितना होगा। देखिए CI 10% है, अगला साल का 10% है, लेकिन इस 10 का 10% दूसरा साल में जुड़ जाएगा। तो 10 का 10% निकालेंगे तो 10 × 10/100 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये कैसे आया, 10 का 10%, ये 10 का 10% निकाले तो 100/100 यानी कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया। ठीक, तो इस सबको अब जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है, 11, 10 10 20 21% आ जा रहा है। ये यहाँ से CI निकल गया। ठीक, और जब हम SI की बात करेंगे, रेट और टाइम सबका सेम रखना है, तो SI 1 साल का 10%, 1 साल का 10% यानी 10 दूना 20% हो जाएगा। ठीक, देखिए SI हर साल का बराबर होता है 10% की दर से, 2 साल का 10 दूना 20 हो जाएगा, लेकिन CI में 10% फिर 10 का 10% जुड़ जाएगा, यानी कि 1 जुड़ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1% आ रहा है। ये तो यही हमें पूछा हुआ है, नहीं यहाँ से पूछा है, डिफरेंस नहीं। अगर कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये, यानी कि इस 21% का वैल्यू 420 है, 420 रुपये है, तो हमें 20% का वैल्यू यहाँ से पूछा हुआ है। तो एक चीज़ बताइए कि जब 21% का वैल्यू 420 यानी कि ये 20 हो जाएगा, एक का यूनिट का वैल्यू 20 हो जाएगा, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, और यही हम लोग का साधारण ब्याज आएगा। ठीक, यहाँ से साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाएगा, 20 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज 21% आ रहा है, 21 का वैल्यू 420, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि एक खाली पुल को भरने के लिए दो नल क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट लेते हैं। देखिए पहला जो है 10 मिनट ले रहा है और दूसरा 15 मिनट ले रहा है, ठीक, दोनों नल ले रहे हैं। तो अब कह रहा है कि पहला नल 4 मिनट के लिए खुला था, जिसके बाद वह काम करना बंद कर दिया, तो पुल को भरने के लिए दूसरे नल को कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ से पहले टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक टाइम हो गया, तब यहाँ से क्षमता ले लेते हैं, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब हमें ये बात बोला है कि पहला नल 4 मिनट के लिए खुला था, जिसके बाद वह बंद करना छोड़ दिया, ठीक, चल बंद हो जाएगा। अगर ये 4 मिनट के लिए खुला है तो इसे 4 से गुणा कर लेना, यानी कि 12 ये भरा। तो अगर 12 इसमें से ये भरा तो और कितना शेष बचा हुआ है, तो 18 शेष बचा हुआ है। तब इस 18 को दूसरे नल को भरने में कितना समय लगेगा, यहाँ से कितना टाइम लगेगा, तो 18 भरना है, इसका 2 क्षमता है, 2 से भाग दे देंगे, 2 नवा 18 लग जाएगा, यानी कि 9 मिनट का हमें समय लग जाएगा। यहाँ से कितना लग जाएगा, 9 मिनट का समय। बात आपको समझ में आई कि नहीं, फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आई तो। ये 10 घंटा भर रहा है, 15 घंटा, दोनों का हमने टोटल वर्क निकाल करके क्षमता निकाल लिया। तो ये इसका क्षमता अगर 3 आया है तो ये 4 मिनट में कितना भरेगा, तो 4 3 12 भर लेगा। तो 12 जब ये भर लिया, यानी कि और 18 बचा हुआ है, उसको अब दूसरा भर रहा है, तो कितना देर में भरेगा, 18/2 यानी कि 9 मिनट में भर लेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या कह रहा है। अगला बोला है कि यदि a माइनस बी बराबर 5 है, a माइनस बी इजकल टू 5 है, a माइनस बी बराबर 5 और ए बी इजकल टू 24 है, तो हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, कितना होगा वैल्यू, ठीक। देखिए यहाँ फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से दो संख्या ऐसा ढूंढिए जिसको घटाने पे 5 आए और गुणा करने पे 24 आ जाए, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि 8 तरीके 24 और 8 में से 3 गया 5। अगर 8 में से 3 घटा लेंगे तो 5 आ जाएगा, और 8 में 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आएगा। अर्थात वो संख्या हमारा 8 3 निकल गया। तो अब कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो 8 का होल स्क्वायर, इसमें से किसी को भी आप 8 और 3 मान सकते हैं, ठीक। तो 8 8 64 प्लस, देखिए अब यहाँ पे अंतर जो है ए इसलिए हम बड़ा मानेंगे क्योंकि अंतर यहाँ निगेटिव में नहीं है। तो 8 में से 3 घटाएंगे तभी 5 होगा, प्लस में रहता तब किसी को कुछ भी मान सकते थे, ठीक। तो 8 8 64 प्लस 3 3 के 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 73 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 47 नंबर देखिए क्या बोला हुआ है। 47 बोल रहा है कि एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है। देखिए वर्तमान में उन लोगों का योग जो है 60 वर्ष है। अब कह रहा है कि अब से 5 साल बाद उनकी, ये 5 वर्ष बाद दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद उनका रेशियो दिया हुआ है कि 5:2 हो जाएगा, ठीक। ये फादर है और ये सन है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा एक चीज बताइए कि ये वर्तमान में अगर योग 60 वर्ष है तो 5 साल बाद इनका योग क्या होगा। तो 5 साल पिता में और 5 साल पुत्र में, इसमें 10 हमें जोड़ना होगा, तो 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि अभी इनका योग अगर 60 वर्ष है तो 5 साल बाद 5 साल पुत्र का बढ़ेगा, पिता का बढ़ेगा, यानी कि 70 हो जाएगा। और यहाँ से दिया है 5 2 7 दिया हुआ है। इसका मतलब 7 यूनिट का वैल्यू जब 70 वर्ष हो जाएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जा रहा है, यहाँ से 10 वर्ष आ रहा है। तो हमें पूछा है ना कि पिता का, यहाँ से आपका पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो पुत्र यहाँ 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 20 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये 5 साल बाद का उम्र है, तो अगर वर्तमान पूछ रहा है तो 5 घटा देंगे, वर्तमान बराबर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष का हो जाएगा। बात यहाँ से समझ में आया, तो आपका 15 वर्ष आंसर हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 15 वर्ष हो जाएगी, यानी 15 वर्ष मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग का सी हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, वर्तमान में जो इनका योग है, वर्तमान में योग इनका कितना है, 60 है यहाँ पे, ठीक। और ये जो दिया है ना 5 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है, तो अगर 5 साल बाद का योग निकाले तो 70 हो जाएगा, 5 साल दोनों में जुड़ेगा। तो 7 यूनिट का वैल्यू अगर 70 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 ढंग के 70 हो जाएगा, क्लियर। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। ये 5 साल बाद अगर
उसका लड़का 20 साल का है, तो अभी कितना साल का होगा वर्तमान में, तो 15 साल का हो जाएगा। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 47 हो गया। 48 नंबर देखिए, बोला है 48 कि एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत यानी फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस 100 रुपया है, 10% की छूट पर खरीदा गया, अगर 25% लाभ पाना चाह रहे हैं तो क्या कीमत पे बेचनी होगी। तो कह रहा है कि 25% लाभ लेना चाहते हैं तो वस्तु क्या कीमत पर बेची जानी चाहिए। देखिए अगर इसका फिक्स प्राइस है, यहाँ से कितना है फिक्स प्राइस आपका 100 रुपया है और 10% की छूट पर खरीदी गई, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ये 90 रुपया हो जाएगा। ठीक, कितना में हम खरीदें, अगर कोई 100 रुपये का वस्तु है 10% छूट में खरीद रहे हैं तो 90 में खरीदेंगे। अब बोला है कि अगर आप 25% लाभ चाह रहे हैं तो कितना में बेचिएगा इसे, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 90 गुणे 125/100 हो जाएगा। 125 बटा क्या हो जाएगा 100। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। अगर ये फिक्स प्राइस 100 रुपया है, 10% छूट मिल रहा है यानी कि 90 में खरीदे और 25% लाभ लेना चाहते हैं, 90 गुणे 125/100, 25 पाँचे 125, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम कटा देते हैं तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 और यहाँ 45 हो जाएगा। 45 पाँचे 5 पाँचे 25, 5 को 20 और 2 22 हो जाएगा और बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कि 112 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। 112.5 रुपये में हमें बेचना होगा, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 49 नंबर कह रहा है कि 18% का 90% का 500 बराबर क्या होगा, ये बात हमें बोला हुआ है। ठीक, 18% ऑफ 90% ऑफ 500, अच्छा उल्टा है। देखिए ऐसे हैं, हमें पूछ रहा है ना कि 500 का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, तो 500 का 90% का 18%, यही हमें पूछा हुआ है। ठीक, कि 500 का 90% और उसका 18% क्या होगा, तो बस कटा दीजिए सिंपल। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो हम कटा देते हैं, 1 जीरो ये भी कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 नवा 18 हो जाएगा, यानी कि 9 नवा 81 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 50 नंबर बोला है कि अधिक कोण होता है। अधिक कोण क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि जो अधिक कोण होता है ना, अधिक कोण हमेशा 90 डिग्री से बड़ा वाला कोण, जो अधिक कोण होता है ना, अधिक कोण जो होता है, अधिक कोण का मान ये 90 डिग्री से हमेशा बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा। 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो इसमें 180 की चर्चा नहीं किया है, केवल बोल रहा है कि 45 के बराबर, 90 से अधिक, 90 के बराबर और 90 से कम। तो 90 से कम वाला को हम न्यून कोण बोलते हैं, ये भी बात आपको पता होगा, एक्यूट एंगल। तो 90 से जो भी छोटा होता है न्यून कोण हो जाएगा, 90 से बड़ा वाला जो होता है वही अधिक कोण कहलाता है, और जो 90 के बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो सम कोण बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो 90 से अधिक वाला कोण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 51, जिसका विकर्ण जो है 17 है। देखिए ये एक आयत है, अगर इसका विकर्ण 17 है, ये हमें दिया हुआ है, और कह रहा है कि और उसकी चौड़ाई 8 है, ये 8 है, तो बोला है कि इसका एरिया क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। एक चीज देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण 17 है, 8 है, तो ये 15 होगा। आप ट्रिपलेट तो पढ़े होंगे ना कि 15, 8, 17 का ट्रिपलेट यहाँ से बनता है। तो लंबाई अगर निकल गया 15, चौड़ाई 8 दिया हुआ है, तो एरिया आपको तो पता होगा कि 15 गुणे 8 हो जाएगा, यानी कि 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, सिंपल क्वेश्चन था। ये विकर्ण दिया हुआ था 17, ये 8 दिया हुआ था, ये 15 हो जाएगा ट्रिपलेट से। अगर ट्रिपलेट नहीं भी आता है तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं वहां से। ठीक, ट्रिपलेट आसानी से याद रखना होगा कि 15, 8, 17 का ट्रिपलेट तो याद होना चाहिए, छोटी सी बात है। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 और 81 का ज्यामितीय माध्य क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो देखिए ए और बी का आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ए और बी का ज्यामितीय अनुपात क्या होता है, ज्यामितीय अनुपात क्या होता है,
इक्वल टू √/AB होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि ए और बी का ज्यामितीय माध्य होता है, ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी ज्यामितीय माध्य क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो आपका √/AB होता है। ए और बी का ज्यामितीय मीन जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो क्या होता है A√B होता है। और ए और बी का समानांतर माध्य क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। ए और बी का एम, देखिए इसको एम बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन बराबर होता है A+B/2 होता है। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। ज्योमेट्रिक मीन अगर कहा जाए तो √/AB हो जाएगा, और अर्थमेटिक मीन कहा जाए तो A+B/2 हो जाता है। तो हमें यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन पूछा हुआ था, तो √9 गुणे 81 कर लेंगे। 9 और 81 का पूछा हुआ था, तो ये 9 का बाहर 3 निकल जाएगा, 81 का 9 निकल जाएगा, लेकिन 29 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। ज्योमेट्रिक मीन √/AB करके हम निकाल लेंगे, तो 3 9 27 जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन आइए, क्या कह रहे हैं 53 बोला है कि एक हवाई जहाज 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, नहीं 1080 किलोमीटर, 180 नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 5 सेकेंड में हवाई जहाज कितना फासला तय करेगा, यानी दूरी निकालना है हमें, डिस्टेंस। तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, लेकिन यहाँ स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो आपको मीटर प्रति सेकेंड में कल ही बताए थे कि 5/18 कर लेंगे। जब भी बड़ा से छोटा जाना होगा तो छोटा ऊपर रहेगा, बड़ा नीचे रहेगा, और छोटा से बड़ा आना होगा तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। ये बात तो आपको कल बताए थे ना। तो ये निकल गया हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में स्पीड निकल गया। तो अब हमें बोला है ना कि कितना सेकंड में तय करना है इसका, तो 5 सेकंड में तय करना है। तो ये डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो गया। आप कटा दीजिए सिर्फ, देखिए 18 से कटा देंगे तो 18 छक्के 108 हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, 5 × 25 25 छक्के 150 हो जाएगा, और 1 0 हो जाएगा, यानी कि 1500 मीटर जो है ये 5 सेकेंड में फासला तय करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड को हमें बस चेंज कर देना था। चलिए अगला है, ये 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स के पास 60 सिक्के थे, एक्स के पास 60 सिक्के थे, जिसमें से 1/2 जो है इंडियन थे। देखिए भारतीय सिक्का जो है 1/2 था, 2 थे, और 1/6 जो है अमेरिकन सिक्के थे। ठीक, अमेरिकन सिक्के 1/6 थे, तो उसके पास अन्य सिक्के कितने थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर ये 60 सिक्के टोटल हैं, तो 60 का 1/2 यानी कितना हो गया, 30 सिक्का इसके पास इंडियन थे, और 60 का 1/6 कितना हो जाएगा, तो 60 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 सिक्का जो है अमेरिकन थे। तो अदर जो थे, अदर कितने हो जाएंगे, तो ये 30 और 10 40 हो जा रहा है, तो 60 में से हम 40 घटा देंगे, यानी कि 20 सिक्का जो हो जाएगा अदर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आपका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का आंसर। बात क्लियर हुआ। देखिए अगर 1/2, 60 का 1/2 निकालेंगे 30 इंडियन हो गया, 60 का 1/6 निकालेंगे 10 अमेरिकन हो गया, तो 30 10 40 दोनों मिलकर हो गया, तो 60 में से 40 घटा दिए, यानी कि 20 जो हो जाएगा अदर जो है सिक्का उसके पास हो जाएगा। क्लियर, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन 55 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। 55 नंबर बोला है कि बी और सी 35 के एक निश्चित काम कर सकते हैं, 35 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। बी और सी जो है 35 दिन में काम को कर सकते हैं, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर के 17.5 दिन 17.5 दिन में कर सकते हैं। तो बोला है कि ए अकेला, देखिए ये अगर उस दिन का बात हमारा याद होगा तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये 35 दिन लगाते हैं, और ये 17, आधा जब भी आ जाए तो ये भी कितना दिन लेगा, 35 दिन लेगा, तभी तीनों मिलकर के क्या आएंगे यहाँ पे 17.5 आएंगे। जैसे आपको बताए थे कि अगर ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी, ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, तो पूछा जाए बी कितना दिन में करेगा, तो बी भी जो है 30 दिन में करेगा। तब भी ये 30 जब दोनों मिलकर काम को करेंगे तो आधा दिन आ जाएगा। तो यहाँ 35 दिन, ये 17.5 देखिए इसका आधा है, इसका मतलब ए अकेला कितना दिन लेगा, तो 35 दिन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी भी एफिशिएंसी वगैरह नहीं निकालना है। ये हो गया आपका इसका आधा, जब दोनों मिलकर आएंगे, अर्थात ये आधा काम ये भी पूरा, जितना दिन ये ले रहा है उतना ही दिन ये भी लेगा। जैसे ये 35 दिन लिया, ये 17.5 दिन आधा आ गया, तो ये भी 35 दिन लेगा यहाँ से, तभी जाकर तीनों का मिलकर काम कितना हो जाएगा 17.5 दिन का। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे अंदाजे बना लीजिए। ठीक, उसको आप कैलकुलेशन नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन
56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक, 56 बोला है कि 440 न्यूटन बल की कोई लकड़ी किसी रस्सी को 20 सेकेंड में 7 मीटर तक चढ़ जाती है तो लकड़ी द्वारा खर्च की गई शक्ति निकालना है हमें। ठीक, तो यहाँ से हमें शक्ति निकालना है। तो देखिए ये आपका अब न्यूमेरिकल आ गया। ठीक, यहाँ से W बराबर क्या होता है, शक्ति जो होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, तो फोर्स गुणे डिस्टेंस, कितना दूरी कवर किया, तो चाल गुणे दूरी, यहाँ थी बल गुणे विस्थापन, डिस्टेंस मतलब वही विस्थापन होता है कितना दूरी आप कवर किए। तो F इंटू एस, देखिए यहाँ दोनों एरो रहेगा, F इंटू एस बट्टा टी हो जाता है। ठीक, कितना आपने बल लगाया, कितना विस्थापित हुआ वस्तु, और समय से भाग दे देंगे तो यहाँ से शक्ति हम लोग का निकल जाता है। तो अब रख लीजिए इस पे W जो हो जाएगा, वर्क जो हो जाएगा, यहाँ पे शक्ति कितना होगा, तो हम लोग का यहाँ से दिया हुआ है बल कितना लगा रहे हैं, तो 440 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, गुणे विस्थापित कितना हुआ है वस्तु, तो 7 मीटर ऊंचा गया है, 7 मीटर बट्टा कितना समय लगा है, तो 20 सेकंड लगा हुआ है। तो कटा दीजिए, 0 से 0 हो जाएगा, ये 22 मिनट में हो जाएगा, यानी 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, यानी कि 154 हो जाएगा जी। 154 वाट लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, वाट लगेगा, जो शक्ति होता है वाट होता है। तो 154 वाट, यानी ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है कि कितना आप शक्ति लगा रहे हैं तो कार्य गुणे विस्थापन बता समय हो जाता है, टाइम हो जाता है। बल गुणे विस्थापन, कार्य नहीं सॉरी, बल गुणे विस्थापन बट्टा समय बराबर जो है कार्य हो जाएगा, आपका शक्ति कितना लगा रहे हैं वो निकल जाएगा। तो 440 गुणे 7 बट्टा 20 कर लिए, तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग है 154 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला 57 नंबर आइए। ये एक न्यूमेरिकल बीच में दे दिया था आपका। ठीक, एक बाल्टी को भरने के लिए सामान्य रूप से 4 मिनट लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, लेकिन मान लीजिए कि एक नल ए है, नल ई से 4 मिनट में भर रहा है, लेकिन बाल्टी के छेद के कारण उसे 6 मिनट लगते हैं। जैसे ए मान लीजिए नल है और बी जब साथ में चलते हैं तब 6 मिनट लगते हैं। एक मान लीजिए बाल्टी में छिद्र हो जाए तब कितना मिनट लगता है, 6 मिनट, और ऐसे जनरली 4 मिनट में भर जा रहा है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं ना, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये टाइम हो गया, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 3 और यहाँ से 2 निकल जाएगा। अब हमें पूछा है कि छिद्र पूरे बाल्टी को कितने देर में खाली कर लेगा, तो जो छिद्र है बी उसका हम क्षमता निकाल लेंगे। तो दोनों का क्षमता 2 है, अगर 2 में से 3 घटा लेते हैं तो -1 आ जाएगा। इसका माइनस में आना चाहिए क्योंकि छिद्र का क्षमता हमेशा माइनस में आएगा क्योंकि वो खाली करता है। तो बी को खाली करने में कितना देर लगेगा, तो 12 बट्टा -1 का मतलब खाली कर रहा है, 1 से भाग देंगे, अर्थात 12 मिनट का समय लेगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए हम लोग का, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 12 मिनट लेगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। 4 मिनट ले रहा है, 12 मिनट, टोटल वर्क 12 हो गया, 6 मिनट ले रहा है, 12 मिनट हो गया। क्षमता निकालिए, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ए बी के 2 में से हम 3 घटा लेंगे, यानी कि -1 जो हो जाएगा बी का क्षमता होगा। तो बी का क्षमता -1 हो गया, 12 को खाली करने में 1 से भाग दे देंगे, 12 मिनट का समय लेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 58 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, 58 हमारा बोला है कि 14,000 रुपये में बेची जाती है, 10% की छूट दी जाती है और 5% लाभ हो तो लागत मूल्य कितना होगा। बोला है कि एक वस्तु 14,000 रुपये में बेची जाती है और 10% की छूट दी गई है और 5% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य कितना होगा, हमें यही पूछा हुआ है। ठीक, जैसे देखिए 14,000 में यहाँ से बेची गई है, 14,000 में, और इस पे कितना आपका बोला हुआ है कि कितना हमें 10% की छूट दिया गया है। तो जब इस पे 10% छूट देंगे तो ये 90/100 हो जाएगा। ठीक, और क्रय मूल्य हमें नहीं पता है और इस पे कितना लाभ हो रहा है, तो 5%, तो 105/100 हो जाएगा। ठीक, ये 100 नहीं भी लिखते तो बात चलता क्योंकि कट जाता। ठीक, अब देखिए तो यहाँ से हम कटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15 छक्के 90 और 15 साते 105 हो जाएगा। 7 से कटा लेते हैं, 7 दूना 14 यानी कि 00 हो जाएगा, तो 6 दूना 12। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य था, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक, एक बात और देख लीजिए, ये जो है ना ये इसका फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस पर जो छूट मिल रहा है 90% है। ये जो इतना में बेचा गया है ना वहाँ पे फिक्स प्राइस रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, और एक वस्तु 14,000 रुपये में बेची जाती है, यानी कि छूट के बाद बेची जाती है, 14,000 रुपये में बेची जाती है, उस पर अंकित मूल्य ये होना चाहिए कि फिक्स प्राइस कितना था 14,000। आपको एक बात बताए थे कि फिक्स प्राइस पर
फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ, ये दोनों बराबर होता है। तो ये फिक्स प्राइस 14,000 है, इस पे हम छूट दे रहे हैं 90% बराबर क्रय मूल्य पर 105%, 5% लाभ हो रहा है तो 105/100, ये 100 कैंसिल हो गया। यहाँ से क्रय मूल्य हम लोग का 12,000 रुपये हो जा रहा है। तो ये फिक्स प्राइस होना चाहिए, उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक, ये 14,000 रुपये उसका अंकित मूल्य है, उस पर 10% की छूट दी जाती है और 5% लाभ पर बेचा जाता है। तो लागत मूल्य क्या होगा हम लोग का 12,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 59 आइए। 59 क्या कह रहा है, 2259। कोई वस्तु 100 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा है तो एक मिनट में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। देखिए यहाँ से हमें पूछा है कि 1 मिनट में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा। अगर ये 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, 1 सेकंड में 100 मीटर चल रहा है, तो 60 सेकंड में कितना जाएगा आप निकाल लीजिए। 60 सेकंड में ये कितना जाएगा, तो 60 से इसमें गुणा कर लेना होगा, यानी कि 6000 मीटर जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये 1 सेकेंड में जा रहा है, मीटर पर सेकेंड मतलब कि यहाँ से हटा देते हैं, 1 सेकेंड में 100 मीटर जा रहा है तो 60 सेकेंड में कितना जाएगा, इसमें हम 60 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 60,000 मीटर जा रहा है। इसको अगर किलोमीटर में बदलना हो ना तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 1000 से भाग दे देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जा रहा है। तो अगर 60 सेकेंड यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिनट में आ गया, तो 1 मिनट में कितना जा रहा है आपका, 6 किलोमीटर जा रहा है। तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। यही पूछा हुआ था कि 1 मिनट में कितना जाएगा। बात आपको समझ में आया। देखिए अगर 1 सेकंड में 1000 तो 60 सेकंड में 60,000 जाएगा, और ये 60 सेकंड को ही तो 1 मिनट कहते हैं, अर्थात 1 मिनट में 60,000 मीटर 6,000 मीटर जा रहा है। तो ये 6,000 मीटर को किलोमीटर में बनाना होगा तो 1000 से भाग दे देंगे, यानी कि 6 किलोमीटर जा रहा है, अर्थात 1 मिनट में 6 किलोमीटर चलेगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलिए बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 60 नंबर 60 हमें बोला हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ABC अगर समकोण त्रिभुज है, यहाँ से A पे समकोण है ABC, और ये हमें दिया हुआ है ना C, जो एंगल दिया है 30 डिग्री। तो अगर C 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का योग कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। ये तो अकेले 90 डिग्री रहता है। तो अब हमें बोला है यहाँ से कि आपको सेक B का वैल्यू निकालना है। यहाँ से सेक B का जो वैल्यू निकालना है, तो सेक B कितना एंगल है, 60 डिग्री है, तो सेक 60 का वैल्यू आपको पता होगा। कॉस अगर नहीं पता होगा तो कॉस 60 के वैल्यू को आप इन्वर्स कर दीजिएगा। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, आसान क्वेश्चन है। ये 30 है, ये 60 हो जाएगा, तो सेक 60 का वैल्यू 2 होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। 61 है, ये 61 क्या कह रहा है, 61 बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2500 रुपये है। 1 साल में 4% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ से 4% है, और टाइम जो है 1 वर्ष है। लेकिन यहाँ से बोला है कि छमाही संयोजित होती है, छमाही। तो अगर छमाही होगी तो ये रेट क्या हो जाता है आपका, आधा हो जाता है। छमाही 6 महीने का, ये 1 साल का रेट है, तो छमाही में रेट आधा हो जाता है, यानी कि 2% हो जाएगा। लेकिन समय जो है 6 महीने का 2 टर्म आ जाता है, तो ये 2 वर्ष हो जाता है, 2 वर्ष हो जाएगा। तो 2% की दर से 2 वर्ष का हमें यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा देखिए, 2% के दर से 2 साल का, 1 साल का 2%, अगला साल का 2%, और इस 2 का 2% बढ़ जाएगा। तो 2 का 2% मतलब 4/100, तो 4/100 का मतलब 0.04 इसमें बढ़ जाएगा। तो 2 + 2 और ये 0.4 यानी कितना हो जाएगा, 4.04% जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत हो जाएगा। ये बात आप समझे कि नहीं। 2 + 2 और इस 2 का 2% लगेगा, तो 2 × 2/100 यानी कि 0.04 हो गया। तो यहाँ से हम लोग का ये 4.04% जो हो जाएगा CI का प्रतिशत हो जाएगा। तो अब हमें बोला है कि CI निकालना है। अब देखिए यहाँ से CI बराबर क्या हो जाएगा, आपका मूलधन कितना है, तो 25,000 रुपये। इस 25,000 रुपये का हमें 25,000 है ना, वो 2500 है, सॉरी 2500 है। तो 2500 रुपये का हमें
4.04%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, और ये जब 2 जीरो हटाएंगे तो नीचे और 2 जीरो हो जाएगा। तो अब 0 से 0 कैंसिल, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से इसको कटा लेते हैं तो 101 रुपया जो हो जाएगा ना हम लोग का CI हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। और ये बोला था ना कि कितने रुपए हो जाएगी, अच्छा कितने रुपए होगी, यानी कि अमाउंट पूछा हुआ है। देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 4.04 हो गया। हमें अमाउंट पूछा है ना तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2601 रुपये हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप 104.04 का भी वैल्यू वहाँ से निकाल सकते हैं। तो 2601 रुपये यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अमाउंट जो होता है ना ये CI प्लस प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल यहाँ से 2500 था तो 2500 में जब 101 जोड़ेंगे तो 2601 रुपया हो जाएगा। केवल अगर हमें पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है तो 101 रुपया हो जाता। बात यहाँ से समझ में कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था। 2% के दर से ये आधा क्यों हो गया, क्योंकि छमाही संयोजित हो रहा है। तो 2%, 2 साल का, 2 + 2 और 0.04 कितना हो जाएगा 4.04। तो हमने ब्याज पहले निकाल लिया 101 रुपया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2601 रुपया आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या बोला हुआ है, 62 नंबर। यहाँ से 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम संख्या कौन सी जो है जो 5, 6, 8 तथा 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको बताए थे कि इससे सबसे छोटी संख्या कौन सी कटेगी, तो इसके लिए हमें इनका LCM ले लेना होगा। तो LCM ले लेते हैं, 5 गुणे 6 को तोड़ लेते हैं, 2 तिहाई 6। अब 8 को तोड़ेंगे तो 3 को 2 होगा, जिसमें से 1 2 यहाँ है, यानी कि 2 गुणे 2 कर लेते हैं। और 10 के लिए 5 गुना 10 इसमें है ही, तो गुणा कर लीजिए, 2 दूनी के 4 दूनी का 8 5 40 तिहाई 120 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर कहीं गलत है क्या, अच्छा ये हमें पूछा है ना 120 इसका LCM हो गया, और ये बोला है ना कि तो हमेशा 2 शेष बचे, 2 यहाँ शेष बचना चाहिए। तो शेष बचना चाहिए यानी कि संख्या हमें क्या होगा, इसमें 2 जोड़ लेंगे, बहुत सिंपल है। 120 + 2 यानी कि 122 हो जाएगा। बात आप समझे कि नहीं। अगर ये बोलता है ना कि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो 120 आंसर हो जाएगा। अगर 2 शेष बचे अर्थात शेष को इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 122, तभी ना ये 2 शेष बचेगा भाग देंगे तो। अगर कहे ना कि 2 शेष बचे तो शेषफल को हमेशा इसमें हमें जोड़ लिया जाता है। तो 122 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से C आ जाएगा। ठीक, चलिए 2263 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 2263 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा और 600 ग्राम द्रव्यमान वाले कोई घनीय पिंड है संग पानी में तैर रहा है, तो क्यूब का कितना हिस्सा पानी में डूबेगा। देखिए क्यूब का जो कितना हिस्सा डूबेगा ये हमें निकालना है। सबसे पहले ना घन है, एक घन है, तो घन का हमें आयतन निकालना होगा। उसका आयतन निकालेंगे तभी ना पता चलेगा कि उसका वॉल्यूम कितना है, कितना हिस्सा डूब रहा है। तो इसका आयतन जो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 10 का हम क्यूब कर देंगे तो यानी कि 1000 हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, और इसका जो द्रव्यमान दिया हुआ है ना 600 ग्राम दिया है, तो पानी में डूबा हिस्सा यहाँ से क्या हो जाएगा, पानी में कितना हिस्सा डूबेगा, पानी में डूबा हुआ हिस्सा, डूबा हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, 600 द्रव्यमान है और टोटल वॉल्यूम कितना निकला है 1000, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज में हमें निकालना है कि कितना प्रतिशत जो है पानी में डूब जाएगा। 600 द्रव्यमान, टोटल वॉल्यूम कितना निकला यहाँ से 1000, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, तो कितना परसेंट पानी में डूबा हुआ है यहाँ से हमें निकल जाएगा। पानी में डूबा हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, तो द्रव्यमान बट्टा आयतन गुणे 1000 हो जाएगा। द्रव्यमान बट्टा 100 हो जाएगा, प्रतिशत में निकालना है इसीलिए 100 हो जाएगा। तो कटा दीजिए, 2 0 से 2 0, एक यहाँ से, यानी कि 60% हिस्सा जो है क्या हो जाएगा पानी में डूबा हुआ है, और 40% ऊपर दिखाई दे रहा है। बात आपको क्लियर हुआ है यहाँ से। आयतन पहले निकाल लिए 1000 आ रहा है, ठीक, तो कितना पानी में डूबा हुआ है, तो द्रव्यमान बट्टा आयतन गुणे 100 हो जाएगा, प्रतिशत आपका निकल जाएगा यहाँ से। कितना भाग अगर पूछता तो 600 बट्टा 1000 हो जाता, तो यहाँ से भाग निकल जाता। ठीक, तो हम लोग का यहाँ पे 60% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये 64 नंबर देखिए। ये 2 आपका क्वेश्चन इसमें दे दिया था, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से। 4:5 एक रेशियो दिया हुआ है। ठीक, इसका बोल रहा है ना कि प्रतिलिपि अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको हिंदी वाला टर्म अगर कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश वाला टर्म देख लीजिए। प्रतिलिपि अनुपात मतलब वर्गा अनुपात होता है, वर्गा अनुपात।
वर्गानुपात कितना होगा इसका, तो वर्गानुपात में क्या करते हैं ना, हम स्क्वायर कर देते हैं सभी टर्म का स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का 25 हो जाएगा, यानी यही प्रतिलिपि अनुपात भी हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, वर्गानुपात हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, प्रतिलिपि अनुपात। अब कहता है ना कि घनमूल घनानुपात क्या होगा, तो घन का वर्गानुपात हो गया, घनानुपात क्या होगा, तो 4 का घन निकाल देंगे। ठीक, कभी कभी कहता है घनमूलानुपात क्या होगा, वर्गमूलानुपात कहेगा तो वर्गमूल निकाल देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, तो प्रतिलिपि अनुपात मतलब वर्गानुपात होगा, यानी वर्ग कर लेंगे 16:25 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए जो 65 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कुछ मिसिंग किया हुआ है। ठीक, जैसे एक कोई संख्या है, ऐसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट कर दिया है। मान लीजिए कोई भी संख्या है, ठीक, ये कोई संख्या है, इसका पावर के रूप में ये दिया गया है, जो 21,685 है ना, ये उसका पावर है ये। अब इसका पूछ रहा है ना कि यूनिट प्लेस क्या होगा, तो यूनिट प्लेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये अंतिम 2 अंक को हम 4 से भाग देते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि अंतिम 2 अंक को केवल भाग देना है, तो इसको भाग देंगे तो ये 1 हम लोग का शेष आएगा, अर्थात 3 के पावर 1 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो यूनिट प्लेस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें इस बेस को छोड़ दिया है, यहाँ पे बेस में मिसिंग हो गया है, तो बेस में आप ये संख्या लिख लीजिएगा, 353 के पावर 21,685 है, और इसका यूनिट प्लेस निकालना है, तो अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दिए तो कितना आ जा रहा है, 1, अर्थात बेस के इकाई अंक का पावर, जो बेस का इकाई अंक रहता है ना, उसी के पावर में जो शेष बचता है उसको लिख देते हैं, तो 3 के पावर 1 यानी कि 3 हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 66 नंबर देखिए, अगला क्या कह रहा है, 66 नंबर कि ABC रेखा बिंदु ABC 2:3 में विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक, देखिए बिंदु A जो है BC रेखा को, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, थोड़ा सा छोड़ दिया है, ये BC एक रेखा है, B और C एक रेखा है। ठीक, और इसको A जो है, A है m/n में अगर बांटता है, मान लेते हैं m/n में बांटता है, और इनका निर्देशांक x1 y1 और ये दिया है x2 y2 दिया है। तो अब पूछता है अपना कि A का निर्देशांक क्या होगा, A का हमें निर्देशांक पूछता है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, एक आपको फॉर्मूला बताना है, उसको ध्यान में रखिएगा, और फॉर्मूला को दिमाग में रखने के लिए ना, ये फिगर अगर आप याद रखें ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर ये m/n में बांटता है ना, तो A का निर्देशांक यहाँ से क्या निकल जाता है, तो ऐसे याद रखिएगा, mx2, क्या करना है, mx2 प्लस nx1, ऐसा फिगर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, mx2 प्लस nx1 और बट्टा m+n हो जाता है, m+n हो जाता है, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। अब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो वही बात होगी, my2 प्लस ny1, my2 प्लस ny1 बट्टा m+n हो जाता है। तो देखिए ये फॉर्मूला अब आपको याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा अगर ये खाका दिमाग में रहा तो। पहले हमें जाना है mx2 प्लस nx1 बट्टा m+n, ये x कोऑर्डिनेट निकल गया, my2 प्लस ny1 बट्टा m+n हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो हम लोग का दिया है ना, a b यहाँ से दिए, b और c एक पॉइंट है, b का निर्देशांक कितना दिया है देख लीजिए यहाँ पे, तो b का निर्देशांक हमें दिया है 3-4, और यहाँ से C का निर्देशांक जो दिया है ना हम लोग का 0.5 दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ A जो है इसे 2:1 के रेशियो में बांट रहा है, तो कह रहे हैं ना कि A बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए इस रूप में हमने इसको बना दिया ऐसे खाका, अब इसको A आपको नहीं लिखना है, फॉर्मूला के रूप में। तो अब क्या बताए थे कि A का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो mx2 यानी कि 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस nx1 यानी कि 3 हो जाएगा, और बट्टा m+n का मतलब 3 हो गया। बात यहाँ समझ में आया, mx2 प्लस nx1 बट्टा m+n। अब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 यानी कि 5 दूना 10 प्लस ny1 यानी कि -4 में 1 से गुणा करेंगे, ये -4 हो जाएगा, और बट्टा m+n यानी कि 2 1 3 हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा, खत्म हो गया। 3/3 यानी 1 हो जाएगा, और 10 में से -4 करेंगे 6 को 3 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 1,2 हो जाएगा, जो a का यहाँ से आपका निर्देशांक निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रहेगा ना, ये खाका mx2 प्लस nx1 बट्टा m+n। तो यहाँ mx2 किए 2 में 0 से गुणा किए 0, और 3 में 1 से तो 3 और बट्टा 3 हो जाएगा m+n। यहाँ वैसे ही कर लिए my2 ny1 बट्टा, यानी क्या आ जा रहा है
कोमा 2 आ जा रहा है जो ए का निर्देशांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कभी कहता है ना कि बाह्य रूप से अगर विभाजित कर रहा है तो केवल ये प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। जब बाहर से कट करेगा ना तो प्लस के जगह जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला रहेगा, केवल प्लस के जगह माइनस कर लेना है। और जहां कुछ भी नहीं बोला रहे कि बाह्य या अंतः कह रहा है, वहां पे हमेशा हमें अंतः मानना है। यहाँ पे नहीं बोला है कि बाह्य या अंतः, तो हमेशा हम क्या मानेंगे, अंतः विभाजित कर रहा है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रहेगा, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, और अगर अंतः और बाह्य दिया रहे तो केवल माइनस हो जाएगा, अगर कुछ नहीं दिया रहे तो हम हमेशा अंतः वाला रख के बनाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर 2267 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, कह रहा है ना कि अंडर रूट 735 और बट्टा लगा हुआ है कि रूट अंडर 375। देखिए ये 2 रूट है ना, आप इसको हटा सकते हैं, इसको हटा करके ये होल रूट हम दे देते हैं, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 रूट में जैसे कि ये √3 गुणे √3 रहता है, तो इसको हटा करके आप एक साथ लिख सकते हैं, तभी ना हम 3 इसका आंसर लिख देते हैं, ऐसे कर सकते हैं। गुणा भाग हो सकता है लेकिन जोड़ घटाव नहीं होता है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसका हमें वैल्यू निकालना है, पहले इसको कटा देते हैं। तो कटाएंगे तो देखिए, तो 5 से कटा लेते हैं, 5 7 35 हो जा रहा है, 5 5 25 हो जा रहा है। इसको 5 से कटाएंगे, 5 एवं 5 2 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5 7 35 हो जाएगा। फिर भी कट रहा है क्या, 3 से ये 25 हो जाएगा, और 3 से कटाएंगे यहाँ से 15 से डायरेक्ट कट जाता है, चलिए कोई बात नहीं। 3 चौके 12 और 3 7 21 हो जाएगा, 3 चौके 12 1 मिनट, 3 9 27 हो जाएगा। यानी 49 बट्टा 25 का हमें वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल लगा हुआ है तो 49 का वर्गमूल 7, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि 7 बट्टा 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन हो गया। अलग अलग रूट में है, भाग में है, तो आप एक ही साथ करके कटा लिए, तो कटा करके देखें 49 बट्टा 25 आ रहा है, तो वर्गमूल 7 बट्टा 5 हो जाएगा, ठीक। चलिए 68 है ये। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 68 कह रहा है कि ए और सी एक काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए ए और सी 12 दिन में करते हैं, ए बी सी 4 दिन में कर लेते हैं, ए बी सी जो है 4 दिन में कर लेते हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा 12। इसका क्षमता 1 हो गया, इसका क्षमता 3 हो गया। तो बोल रहा है ना कि बी अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो यहाँ से ए सी का क्षमता 1 हो गया और ए बी सी 3 हो गया, तो बी का हम क्या करेंगे 3 में से 1 घटा लेंगे, यानी 2 निकल जाएगा। तो बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो 12 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। आसान क्वेश्चन हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन है। ये 1 आ गया, तीनों का क्षमता अगर 3 आ रहा है तो 3 में से 1 गया, 2 जो है बी का क्षमता हो गया, तो 12 में हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक। चलिए 69 नंबर देखिए, 2269 क्या बोला है। 2 त्रिभुज है, एक OPQ है, देखिए OPQ है, और एक ट्रायंगल है आपका यहाँ से RST है, ठीक। और दोनों जो है सिमिलर है, यहाँ से कह रहा है ना कि सिमिलर है तथा इतना समान है। समान मतलब सिमिलर, देखिए सिमिलर वाला डेली ये क्वेश्चन आ रहा है, तो कह रहा है कि अगर ये सिमिलर है और OP और RS का अनुपात दिया हुआ है, OP बट्टा RS बराबर ये दिया हुआ है। अब हमें कह रहा है कि PQ बराबर 6 है, तो ST बराबर क्या होगा। अच्छा आपको क्या बोल रहे थे कि संगत भुजा का रेशियो बराबर होता है OP बट्टा RS बराबर, अब देखिए यहाँ से PQ की बात किया है, तो यहाँ से PQ बट्टा क्या हो जाएगा, ST हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आपको लिखाए थे पहले ही दिन नोट करके कि अगर 2 त्रिभुज सिमिलर है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, संगत ऊंचाई का अनुपात बराबर होता है, असंगत परिमाप का, संगत अर्ध परिमाप का, और एरिया आ जाए तो एरिया को सिर्फ रूट में लेना है। तो ये दोनों भुजा का रेशियो और इन दोनों भुजा का रेशियो आपस में बराबर होगा। अब कुछ नहीं है, यहाँ से इसका रेशियो हमें यहाँ से दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, बराबर PQ का मान हमें दिया हुआ है 6, और यहाँ से ST बोल रहा है ना कि निकालना है, ST क्या होगा, तब खत्म हो गया। 3 से गुणा कर कटा देंगे, यहाँ 3 दूना 6, यानी कि ST बराबर 5 दूना 10 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात यहाँ से समझ में आया, इधर लिख देते हैं। देखिए ST बराबर 5 दूना 10, ST इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन है। जब दोनों सिमिलर है तो संगत भुजा का रेशियो बराबर 3/5 बराबर 6/ST, तो 3 दूना 6 कटा दिए 10 हो जाएगा। ST बराबर 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 70 नंबर आइए। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 70 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 70 है, 2270 है।
इसमें कह रहा है हमें कि निम्नलिखित जानकारी में जो रेंज है, रेंज तथा बहुलक का माध्य निकालना है। देखिए रेंज तथा बहुलक का माध्य निकालना है। यहाँ पे डाटा क्या दिया हुआ है, 4 दिया है, 6 दिया हुआ है, 11, 17, 18, 3, फिर 11, 21, 5, फिर 11 दिया है। बोला है ना कि इसका रेंज और मोड का जो है हमें बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हम रेंज निकाल लेते हैं। रेंज क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए डाटा का रेंज होता है, देखिए मिड मीडियन मोड का, हमने मिड मीडियन मोड को पढ़ाया हुआ है। स्टैटिक्स का 2 वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमने ग्रुप डाटा का भी मिड मीडियन मोड निकालना सिखाया है, मॉडल क्लास, मीडियन क्लास, ये सब हमने सीखा है। उसको अगर नहीं देखें तो आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में है। तो यहाँ से रेंज क्या होता है, रेंज बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। सबसे इसमें बड़ा डाटा क्या है, 21 है, तो 21 में से हमें घटा लेना होगा, सबसे छोटा क्या है, 3 है, तो 3 को घटा लेंगे, अर्थात इस डाटा का जो रेंज होगा वो 18 निकल गया। अब रेंज और मोड दोनों का हमें माध्य निकालना है। तो मोड क्या हो जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो ज़्यादा बार यहाँ 11 ही आया हुआ है 3 बार, तो 11 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और इन दोनों का हमें माध्य निकाल देना है, मीन निकालना है। तो ये माध्य क्या हो जाएगा, देखिए माध्य या औसत दोनों एक ही होता है। 2 गो डाटा है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, वहीं हमारा माध्य निकल जाएगा। तो 18 + 11 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 8 1 9 29 हो जाएगा, और 29 को हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, 14.5 जो हो जाएगा हम लोग का। तो रेंज और मोड का जो है माध्य निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा। ठीक, तो ये आसानी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बस दोनों क्वेश्चन को इसमें मिला दिया था। बोला था यहाँ से कि रेंज निकालिए, तो रेंज 18 आया, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। और मोड जो बोल रहा है, तो मोड क्या आ जाएगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, 11 हो गया। और दोनों का माध्य निकालना है, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 गो डाटा है तो 2 से भाग दे देंगे। माध्य मतलब जितनी संख्या होती है ना उससे हम भाग दे देते हैं, उसको जोड़ करके उससे भाग दे देते हैं। तो दोनों जोड़े 29 आया, 29 को 2 से भाग दिया, यानी 14.5 हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम लोग 2270 क्वेश्चन तक पहुंच चुके, यानी कि 30 क्वेश्चन हम लोग आज का जो टारगेट था उसे कंप्लीट किए। ठीक, तो चलिए आज बस इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे। फिर तब तक आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक, ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त लोग हैं इसको देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक, अब हम लोग बहुत जल्दी इस बुक को ख़त्म करने वाले हैं, उसके बाद से अगले बुक का हम लोग उसमें सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा बुक आगे कराया जाए। ठीक, जैसा आप लोग का राय होगा। तो चलिए आज बस इतना ही, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक, तो ओके, बाय, गुड नाइट।